सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, मिशन प्रेरणा प्रभाव निरीक्षण के रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि 23 नवंबर 2020 से आपके विद्यालयों में मिशन प्रेरणा का निरीक्षण करने के लिए एक प्रभाव टीम आने वाली है जो आपका 10 बिंदुओं पर निरीक्षण करेगी। वे 10 बिंदु क्या होंगे इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको कुछ मुख्य बिंदु बता देता हूं, क्योंकि मिशन प्रेरणा के प्रभाव निरीक्षण आपका स्टार्ट हो चुका है। 23 नवंबर से जगह जगह विद्यालयों में टीम पहुंच रही है और इसके साथ साथ वो निरीक्षण कर रही है। निरीक्षण के सबसे पहला जो बिंदु होता है वो सबसे पहला बिंदु टीम का होता है कि वो मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला का रजिस्टर देखती हैं कि आपने ई पाठशाला का रजिस्टर बनाया है या नहीं बनाया। अगर आपने नहीं बनाया तो उसको बना लीजिए, उसमें कुछ पॉइंट लिख लीजिए कि किस तरह से आपने किस दिन किस क्लास को और क्या काम दिया, वो आपको लिखना है। अगर आपने रजिस्टर प्रॉपर भी नहीं बनाया तो भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि अगर वे कहते हैं कि ये रजिस्टर आपका सही नहीं है, सही फॉर्मेट में नहीं है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि मुझे फॉर्मेट नहीं मिला, आगे से मैं इसको बना लूंगा। लेकिन ऐसा ना हो कि आपके पास रजिस्टर ही ना हो, तो इसलिए सबसे पहला काम तो आप ये कर लीजिए। दूसरा, आपका मिशन प्रेरणा के लिए क्या कार्य योजना आपने बनाई है, इस तरह का पॉइंट आपसे पूछा जाता है। तो आप उस वीडियो को देखकर सभी पॉइंटों को नोट कर लीजिए। सबसे जो मुख्य पॉइंट है वो है आपका तीनों मॉड्यूल पर आधारित प्रश्न। आपसे तीनों मॉड्यूल से आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं मिशन प्रेरणा के प्रभाव निरीक्षण में। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि मिशन प्रेरणा प्रभाव निरीक्षण के दौरान निरीक्षण टीम द्वारा मॉड्यूल से संबंधित पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों के बारे में हम जानेंगे। हालांकि मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता कि आपसे क्या प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन जो प्रश्न मैं आपके सामने लेके आया हूं लगभग उन्हीं प्रश्नों से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। वीडियो में बताए गए सभी प्रश्नों को आप याद कर लेंगे तो आपको निरीक्षण के दौरान कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इंफॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं हमारे मिशन प्रेरणा प्रभाव निरीक्षण के दौरान जो पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा है मिशन प्रेरणा क्या है। यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। हम हर वक्त मिशन प्रेरणा करते रहते हैं, लेकिन है क्या? मिशन प्रेरणा उत्तर प्रदेश सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसके माध्यम से बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत 1.6 लाख स्कूलों में शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार लाने का प्रयास है और इसका प्रारंभ बुनियादी शिक्षण कौशल पर विशेष बल देने के साथ किया गया है। यानी कि आपको यही बताना है कि मिशन प्रेरणा के अंतर्गत शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार लाना है और इसके साथ साथ बच्चों को अपेक्षित दक्षताओं को प्राप्त करने का प्रयास करना है। यही हमारा मिशन प्रेरणा है। दूसरा है मिशन प्रेरणा का उद्देश्य क्या है। तो मिशन प्रेरणा का मुख्य लक्ष्य है बच्चों को बुनियादी शिक्षा पर बल देते हुए शिक्षा को आगे बढ़ाने पर काम करें। इसके लिए प्रत्येक शिक्षक की जिम्मेदारी है कि अपने विद्यालयों में मिशन प्रेरणा के तहत शिक्षण कार्य करें। इसके लिए सभी शिक्षक को अपनी अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी। तो यही आपका मिशन प्रेरणा का उद्देश्य है। नेक्स्ट है, आपसे पूछा जा सकता है कि मिशन प्रेरणा का स्लोगन क्या है। तो मिशन प्रेरणा का स्लोगन है उत्तर प्रदेश प्रेरक प्रदेश। वैसे मुझे ये डाउटफुल लग रहा है, उत्तर प्रदेश प्रेरक प्रदेश, वैसे स्लोगन है इसका हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश। आप इसको देख लीजिए क्योंकि मुझे डाउटफुल लग रहा है। मैंने जो पढ़ा है वो पढ़ा है हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश। उत्तर प्रदेश प्रेरक प्रदेश नहीं, हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश। तो आप इसको देख लीजिए, हो सकता है मैं भी कंफ्यूज हूं, लेकिन आप इसको चेक कर लीजिए। नेक्स्ट है मिशन प्रेरणा किस शिक्षा पर आधारित है। तो मिशन प्रेरणा जो है हमारा बुनियादी शिक्षा पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न है मिशन प्रेरणा का शुभारंभ कब हुआ। यह प्रश्न आपका अक्सर पूछा जाता है। तो मिशन प्रेरणा का शुभारंभ 4 सितंबर 2019 को
माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया, या आप ये कह सकते हैं कि शिक्षक दिवस 5 सितंबर 2019 की पूर्व संध्या पर, यानी शाम के समय हुआ था मिशन प्रेरणा का शुभारंभ 4 सितंबर 2019 को, तो आप इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेरणा लक्ष्य किन विषयों के लिए है? तो प्रेरणा लक्ष्य आपका भाषा एवं गणित के लिए है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेरणा लक्ष्य क्या है? तो प्रेरणा लक्ष्य वह न्यूनतम दक्षताएं हैं जो किसी कक्षा के प्रत्येक बच्चे को आनी चाहिए, उन्हें हम प्रेरणा लक्ष्य कहेंगे कि ये न्यूनतम है। इससे ज्यादा आ जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम उस कक्षा के बच्चे को इतना आ जाना चाहिए। नेक्स्ट है आपका प्रेरणा सूची क्या है? तो प्रेरणा सूची में कक्षा 1 से 5 तक के प्रत्येक कक्षा की हिंदी व गणित के उपविषय और उनकी संगत दक्षताएं दी गई हैं, यानी हिंदी के उपविषय दिए गए हैं और उनके सामने दक्षताएं दी गई हैं। इसी तरह से गणित के उपविषय दिए गए 1 से 5 तक और उनकी दक्षताएं दी गई है। प्रेरणा सूची किन कक्षाओं के लिए है, ये आपको पता चल गया होगा। प्रेरणा सूची जो है हमारी कक्षा 1 से 5 तक के लिए है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रेरणा सूची में कितनी दक्षताएं दी गई हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि प्रेरणा लक्ष्य तो सबको पता चल गया कि 10 प्रेरणा लक्ष्य होते हैं, लेकिन प्रेरणा सूची में कितनी दक्षताएं हैं? तो प्रेरणा सूची में 1 से लेकर 3 तक 14 दक्षताएं हैं, यानी 14 हिंदी की, 14 गणित की, और कक्षा 4 और 5 में 16 दक्षताएं हैं, 16 हिंदी की, 16 गणित की। इस तरह से आपको ये दक्षताएं याद करनी है। प्रेरणा लक्ष्य की निर्धारित सूची में 1 से 5 तक भाषा का क्या लक्ष्य है? तो प्रेरणा सूची की निर्धारित सूची में जो है 1 से 5 तक के भाषा का एक लक्ष्य दिया हुआ है। तो कक्षा 1 का जो लक्ष्य है वो निर्धारित सूची में 5 शब्द सही से पहचान लें, यानी बच्चे को एक पूरी ब्लैक बोर्ड पे आप शब्द लिख दो और उस शब्दों में से वो अगर 5 शब्द पहचान लेता है तो उसका प्रेरणा लक्ष्य हासिल हो जाता है। कक्षा 2 की बात करें, एक अनुच्छेद दे दीजिए उसे, और अनुच्छेद को अगर वो 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ रहा है तो इसका मतलब उसका लक्ष्य प्राप्त हो गया। कक्षा 3 की बात करें, अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रभाव से अगर वो पढ़ रहा है तो प्रेरणा लक्ष्य है। कक्षा 4 की बात करें तो छोटे अनुच्छेद को 75% प्रश्नों को सही से हल कर पा लेता है, यानी कि छोटा सा एक अनुच्छेद दिया और उसमें आपने 4 प्रश्न दे दिए और 4 प्रश्नों में से अगर वो 3 प्रश्नों के उत्तर सही तरह से दे रहा है, यानी कि 75% वो कर रहा है, तो उसका प्रेरणा लक्ष्य हासिल हो जाएगा। इसी तरह कक्षा 5 में अगर बड़ा अनुच्छेद उसे दे दिया जाता है और उसमें 75% प्रश्नों को, यानी 4 में से 3 प्रश्नों को अगर वो कर रहा है तो उसका लक्ष्य प्राप्त हो रहा है। उसके बाद प्रेरणा सूची की निर्धारित सूची में कक्षा 1 तक से 5 तक गणित का लक्ष्य क्या है? तो कक्षा 1 में क्या है? निर्धारित सूची में 5 संख्याएं सही से पहचान लेता है। कक्षा 2 में जोड़ और घटाव के 75% से हमारा मतलब है कि 4 में से 3 1 अंक के प्रश्नों को सही से हल कर लेता है बिना हासिल के। इसमें बिना हासिल आप अपनी तरफ से जोड़ लेना। कक्षा 3 में जोड़ और घटाव के हासिल के आधार पर 75% प्रश्नों को सही से हल कर पाता है। कक्षा 4 में गुणा के 75% प्रश्नों को हल कर पाता है और कक्षा 5 में भाग के 75% प्रश्नों को हल कर पाता है। नेक्स्ट है आपका, अपने प्रदेश को कब तक प्रेरक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया? तो हमारे जो प्रदेश है उसको प्रेरक प्रदेश बनाने का लक्ष्य मार्च 2022 तक रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मिशन प्रेरणा कब लागू हुआ? तो उत्तर प्रदेश में वही प्रश्न है, मिशन प्रेरणा आपका 4 सितंबर 2019 को लागू हुआ। नेक्स्ट है, सदर ब्लॉक को कब तक प्रेरक ब्लॉक बनाने का लक्ष्य है? यह भी आपको याद रखना चाहिए। जो सबसे पहला जो लक्ष्य होगा वो सदर ब्लॉक को होगा। जो आपके जिले में सदर ब्लॉक होगा तो उसे तो 31 अक्टूबर 2021 तक ही बनाना है। यह भी आप याद रखिए कि सदर ब्लॉक को। शिक्षक मॉड्यूल कौन कौन से हैं? तो आपसे मॉड्यूल के बारे में पूछा जाएगा। हस्त पुस्तिकाएं कह सकते हैं कि कितने मॉड्यूल हैं, तो आप सीधे से कह देंगे 3 मॉड्यूल हैं, आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, आधारशिला क्या है? यह प्रथम मॉड्यूल है। इसके अंदर पहली से तीसरी कक्षा के बच्चों की पढ़ाई की नींव मजबूत करने के लिए आधारशिला मॉड्यूल विकसित किया गया है। इसमें बताया गया है इन 3 कक्षाओं से संबंधित लर्निंग आउटकम, यानी बच्चों के सीखने और समझने के लिए कक्षावार निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने के लिए शिक्षक कौन कौन सी गतिविधि करें। इसमें गणित और भाषा पर जोर दिया गया है। इसके 6 भाग हैं, यानी आधारशिला मॉड्यूल के आपके 6 भाग हैं। पहले भाग में हिंदी और गणित कक्षा 1 से 5 तक अंकन हेतु लक्ष्य और संकेतक है। दूसरे भाग में भाषा शिक्षण लक्ष्य और संभाषी शिक्षण कौशलों का विकास का क्रम LSRW का विवरण दिया गया है।
और तीसरे भाग में गणित शिक्षण के लक्ष्य और उसके सीखने सिखाने का क्रम जो होता है ELPS, उसके बारे में बताया गया है। इसके चौथे भाग में कक्षा 3, 4, 5 में भाषा, गणित एवं परिवेशीय अध्ययन के लर्निंग आउटकम और संबंधित गतिविधियों का आकलन है, अंकन है। पांचवा भाग है, पांचवें भाग में बच्चों का व्यक्तिगत रिकॉर्ड प्रपत्र और कक्षावार संपूर्ण कक्षा का आकलन प्रपत्र बताया गया है। और छठे भाग में शिक्षक संदर्शिका, दैनिक समय सारणी, कक्षा 1 व 2 के लिए साप्ताहिक कार्य योजना तथा व्यक्तिगत एवं कक्षावार आकलन प्रपत्र के नमूने ये आपके बताए गए हैं। अब बात करते हैं दूसरे मॉड्यूल की, ध्यानाकर्षण क्या है। ये आपका दूसरा मॉड्यूल है। इसमें कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को रेमेडियल टीचिंग के लिए तैयार कराया गया है। इसमें 1 से 8 नहीं, इसे 3 से 8 मानिए, 3 से 8 तक के बच्चों को रेमेडियल टीचिंग के लिए तैयार कराया गया है, जिसमें ध्यानाकर्षण नाम दिया गया है। रेमेडियल टीचिंग उन बच्चों के लिए होता है जो बच्चे अपनी कक्षा में अन्य बच्चों की पढ़ाई में पीछे होते हैं। इनमें 17 प्रकार की तकनीकी डिजाइन की गई हैं। ये भी गलत इसमें दिया हुआ है, इसको आप सही कर लीजिए। ये जहाँ से प्रिंट हुआ है इसमें थोड़ी गलती है। इसमें 18 शिक्षण तकनीक दी गई हैं, तो इसको आप 18 कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यानाकर्षण की तकनीक कौन कौन सी है? बहुत सारी है ध्यानाकर्षण की। ग्रुप वर्क, पीयर लर्निंग, प्रोजेक्ट वर्क इत्यादि कई तकनीकें, यानी 18 तकनीक आपको दी गई हैं, उनको आप पढ़ लीजिए एक बार। नेक्स्ट है, लर्निंग आउटकम क्या है? तो लर्निंग आउटकम यानी कि अधिगम संबंधी परिणाम से आशय उन परिणामों या दक्षताओं से है जो किसी कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को उनके निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार अनुरूप दक्षताओं के प्राप्त होने पर परिलक्षित होते हैं। लर्निंग आउटकम की 3 श्रेणियां होती हैं। पहले होते हैं केंद्रीय लर्निंग आउटकम, दूसरे नेस्टेड लर्निंग आउटकम और तीसरे आपके उप लर्निंग आउटकम। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षण संग्रह क्या है? शिक्षण संग्रह एक ऐसा पिटारा होगा जिसके अंतर्गत लर्निंग आउटकम हासिल लेसन प्लान, टीचिंग प्लान, टाइम टेबल आदि होगा। जैसे परिषद विद्यालयों में कहीं कहीं 2 शिक्षक भी तैनात हैं, जहां 2 शिक्षक हैं वहां टाइम टेबल और सिलेबस के हिसाब से कैसे पढ़ाई कराई जाए, और जहां 3 शिक्षक हैं वहां कैसे पढ़ाई कराई जाए, इसमें आपका सब दिया हुआ है शिक्षण संग्रह में। 1 शिक्षक वाले के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, सबके लिए टाइम टेबल उसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट है, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत किस प्रकार की निगरानी व्यवस्था होगी? तो मिशन प्रेरणा के अंतर्गत एकीकृत ऑनलाइन निगरानी आपकी होगी कि ऑनलाइन आपकी निगरानी की जाएगी। नेक्स्ट है, प्रेरणा सूची और प्रेरणा तालिका किसे कहते हैं? तो प्रेरणा सूची में 1 से 5 तक की प्रत्येक कक्षा के हिंदी और गणित विषय के उपविषय और उनकी संगत दक्षताएं दी गई हैं, जबकि प्रेरणा तालिका में क्या है, दक्षताओं के साथ साथ बच्चों के नाम के लिए भी 30 कॉलम दिए गए हैं, यानी 30 बच्चों के नाम इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रभावी शिक्षण तकनीक कौन कौन सी है? तो प्रभावी शिक्षण तकनीक आपकी 18 है। कौन कौन सी है ये भी आप याद कर लीजिए। पहली है संसाधनों से पूर्ण कक्षा, कक्ष का वातावरण। दूसरी कक्षा प्रबंध व्यवस्था। तीसरी रोचक प्रस्तावना। चौथी शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग। 5वीं आपकी शैक्षिक गतिविधियों, नवाचारों, रोचक खेलों, रोल प्ले, कहानी आदि का उपयोग। 6ठी आपकी प्रश्न पूछना। 7वीं सीखने के लिए बातचीत। 8वीं बच्चों के लिए कार्यपत्रक। 9वीं सभी को शामिल करना। 10वीं समूह कार्य। 11 जोड़ी में कार्य। 12 परिवेश संसाधनों का उपयोग। 13 अभ्यास के अवसर देना। 14 अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति और 15 पर सकारात्मक प्रतिपुष्टि देना। 16 शैक्षिक भ्रमण। 17 सरल से कठिन की ओर और 18 आपकी प्रोजेक्ट कार्य। तो ये आपकी तकनीक दी हुई है। नेक्स्ट आपसे एक भी पूछा जा सकता है कि परिषदीय विद्यालयों में अब कितनी पंजिकाएं होंगी? तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप चाहे तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। परिषदीय विद्यालयों में अब कुल मिलाकर 14 पंजिकाएं होंगी। ध्यानाकर्षण शिविर का आयोजन कब किया जाना है? अप्रैल और जुलाई के मध्यावधि में, यानी सत्र के प्रारंभ में आप कह देंगे तो भी दिक्कत नहीं है, हालांकि अब कोरोना से चेंज हो गया है। नेक्स्ट है ई पाठशाला क्या है? आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ई पाठशाला क्या है। तो यह पाठशाला का डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसमें हम बुक्स और स्टडी मटेरियल को इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं और उन्हें ऑफलाइन डाउनलोड करके भी रीड कर सकते हैं। आधारशिला में किस बात पर जोर दिया गया है? तो आधारशिला में लर्निंग आउटकम पर बल दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछा जा सकता है? ई पाठशाला किन किन माध्यमों से संचालित की जा रही है? तो ई पाठशाला निम्न माध्यमों से संचालित की जा रही है। आपकी व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीविजन यानी दूरदर्शन DDUP पर प्रत्येक दिन
9 बजे से 1 बजे तक। डीडी यूपी पर आपका 9 से 1 बजे तक कार्यक्रम आता है, ये भी आपको याद करना है। और आकाशवाणी यानी रेडियो पर प्रत्येक दिन 11 से 12 बजे तक। और वेबसाइट www.prerna.up.in और दीक्षा ऐप, ये सब आपकी इनसे के माध्यम से ई पाठशाला आपकी आयोजित की जा रही है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्येक संकुल शिक्षक को माह में एक बैठक कहां पर आयोजित करनी है? प्रत्येक संकुल शिक्षक को अपने विद्यालय में एक बैठक आयोजित करनी है माह में। निष्ठा प्रशिक्षण में कितने मॉड्यूल हैं? ये भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि निष्ठा के प्रशिक्षण चल रहे हैं तो आप उन्हें बता देंगे। निष्ठा प्रशिक्षण में 18 मॉड्यूल हैं। नेक्स्ट है आपका बाला का मतलब क्या है? तो बाला बिल्डिंग एज लर्निंग एड, यानी बिल्डिंग जो होती है स्कूल की वो लर्निंग एड की तरह काम करती है। अगर बिल्डिंग अच्छी होती है तो बच्चों को आकर्षित करती है। उसके बाद ERAC की फुल फॉर्म बताओ, आपसे ये पूछा जा सकता है। यानी सीखने सिखाने का एक क्रम होता है ERAC। तो E से एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव, R से रिफ्लेक्शन यानी कि चिंतन, A से एप्लीकेशन एवं अनुप्रयोग और C से कंसोलिडेशन। तो ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को रट लीजिए। साथियों, अगर आप चाहते हैं इसकी PDF को, तो इसकी PDF का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप इसकी PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ELPS क्या है? ELPS से मतलब एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, पिक्चर और सिंबल, ये आपका ELPS होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सेकंड फेज ई पाठशाला कब शुरू की गई? ये भी आपसे पूछा जाता है कि यानी ई पाठशाला का फेज 2 आपका कब से शुरू हुआ? तो फेज 2 आपका 21 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मिशन प्रेरणा ई पाठशाला के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट है, पाठ योजना और शिक्षण योजना में क्या अंतर है? ये भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि अब हमें शिक्षण योजना बनानी है, पाठ योजना नहीं बनानी। तो क्या अंतर है इनमें? पाठ योजना और शिक्षण योजना में सबसे पहला अंतर तो यही होता है कि पाठ योजना पूरे पाठ के लिए बनाई जाती है, जबकि शिक्षण योजना पाठ के किसी एक भाग या अंश को लेकर बनाई जाती है। अब हमें पूरे पाठ की नहीं बनानी, एक एक अंश को लेकर बनानी है। अच्छा, पाठ योजना का निर्माण निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जबकि शिक्षण योजना का निर्माण निश्चित लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तीसरा पॉइंट है, इस प्रकार संपूर्ण पाठ के लिए एक ही पाठ योजना का निर्माण किया जाता है। पाठ के विभिन्न लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने के लिए अलग अलग शिक्षण योजना का निर्माण किया जा सकता है। यानी आपको कई सारी शिक्षण योजना बनानी है एक पाठ के अंतर्गत। नेक्स्ट है, पाठ योजना किसे कहते हैं? यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। जब शिक्षक किसी पाठ पढ़ाने के लिए उसे छोटी इकाइयों में बांट लेता है। एक इकाई की विषय वस्तु को जब एक पीरियड में पढ़ाया जाता है, उस विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए एक रूपरेखा तैयार की जाती है, उसे पाठ योजना कहते हैं। अब बात आती है शिक्षण योजना की। प्रत्येक शिक्षक कक्षा में जाने से पूर्व शिक्षण की कुछ न कुछ योजना अपने मन मस्तिष्क में बनाता है, भले ही उस योजना का निर्धारित प्रारूप लिपिबद्ध न किया हो। जब हम कक्षा में सीखने सिखाने की योजना को निर्धारित प्रारूप पर लिपिबद्ध कर देते हैं तो उसे ही शिक्षण योजना, टीचिंग प्लान कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, भाषा सीखने के क्रम कौन से? तो भाषा सीखने का क्रम क्या होगा? सुबोपली। आप याद कर लीजिए, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। नेक्स्ट आपसे यह भी पूछा जा सकता है, निष्ठा की फुल फॉर्म क्या है? तो निष्ठा प्रशिक्षण चल रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। तो निष्ठा की फुल फॉर्म होती है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। यानी जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से शिक्षा व्यवस्था को सशक्त बनाने और आधुनिक बनाने के लिए शुरू किया गया है। तो नेशनल इनिशिएटिव NI स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, आप इसको याद कर लीजिए। उसके बाद दीक्षा की फुल फॉर्म क्या है? तो दीक्षा की फुल फॉर्म है डिजिटल, इन्होंने ये दी हुई है डिजिटल नॉलेज शेयरिंग, लेकिन इसमें शायद मुझे लग रहा है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और आएगा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज शेयरिंग, ये होगी। आप इसको देख लीजिए, क्योंकि मुझे यही याद आ रहा है, आई का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। उसके बाद NAS की फुल फॉर्म क्या है? तो NAS की फुल फॉर्म आपकी है नेशनल अचीवमेंट सर्वे। हमने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, इसका मूल्यांकन कौन करेगा? इसका मूल्यांकन स्वतंत्र संस्था करेगी। स्वतंत्र संस्था द्वारा प्रेरक ब्लॉक बनाने हेतु ब्लॉक के कितने विद्यालयों का चयन किया जाएगा? तो 20 स्कूलों का चयन सैंपल के आधार पर किया जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है प्रेरणा तालिका शिक्षकों द्वारा कितने माह में अंकित किया जा सकता है? तो प्रेरणा तालिका में त्रैमासिक रूप से अंकित किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रेरणा तालिका को कौन प्रमाणित करेगा? तो प्रेरणा तालिका को प्रधानाध्यापक या इंचार्ज प्रधानाध्यापक प्रमाणित करेंगे। नेक्स्ट है आपका ईएलपीएस क्या है? तो ईएलपीएस जो होता है हमारा गणित सीखने सिखाने का क्रम होता है। प्रश्न नंबर 49 विद्यालय विकास योजना किस प्रकार तैयार की जाती है? यह भी आपसे पूछा जा सकता है विद्यालय विकास योजना के बारे में। तो विद्यालय विकास योजना तैयार करने के जो निम्न बिंदु हैं वो इस प्रकार है। सर्वप्रथम आवश्यकताओं का आकलन या गैप का पता करना, दूसरे नंबर पर लक्ष्य का निर्धारण करना, उसके बाद कार्य योजना का निर्माण करना, उसके बाद कार्य योजना का क्रियान्वयन व सहयोग करना, उसके बाद कार्य योजना की समीक्षा। तो ये चरण है विद्यालय विकास योजना को बनाने के। हम अपनी व्यावसायिक दक्षता का विकास किस प्रकार कर सकते हैं? अपनी ताकतों और कमजोरियों को सूचीबद्ध करके। नेक्स्ट प्रश्न है समावेशी शिक्षा क्या है? इसका आपने मॉड्यूल नंबर 1 में आपने इसकी ट्रेनिंग भी की। तो समावेशी शिक्षा का मतलब है विविधता युक्त बच्चों को एक साथ एक समान शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा है। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा में कौन कौन से बच्चे शामिल होंगे? तो समावेशी शिक्षा में सामान्य बच्चे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे और दिव्यांग बच्चे तीनों आपके शामिल होंगे। प्रश्न नंबर 53 भाषा के कितने रूप हैं? तो भाषा के आपके 2 रूप होते हैं, मौखिक अथवा बोलकर और दूसरा लिखित अथवा लिखकर। प्रश्न नंबर 54 आरंभिक स्तर पर भाषा सीखने का क्रम क्या है? तो आरंभिक स्तर पर भाषा सीखने का क्रम आपका सुबोपली होगा, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। नेक्स्ट प्रश्न है ध्यानाकर्षण शिविर कितने दिन का होगा? तो ध्यानाकर्षण शिविर आपका 50 दिन का होगा। प्रश्न नंबर 56 ध्यानाकर्षण शिविर शैक्षिक सत्र में कब किया जाता है? तो ये सत्र के प्रारंभ में किया जाता है। प्रश्न नंबर 57 प्रारंभिक स्तर पर आरंभिक परीक्षण पत्र में कितने प्रश्न होंगे? तो प्रारंभिक स्तर पर जो आरंभिक परीक्षण पत्र आप बनाएंगे तो उसमें 15 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न आपका 3 अंक का होगा, यानी कुल मिलाकर 45 अंक के आपके प्रश्न होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है उच्च प्राथमिक स्तर पर आरंभिक परीक्षण पत्र में कितने प्रश्न होंगे? तो उच्च प्राथमिक स्तर पर 25 प्रश्न होंगे। नेक्स्ट है आकलन प्रपत्र में कितने वस्तुनिष्ठ एवं आत्मनिष्ठ प्रश्न होते हैं? तो आकलन प्रपत्र में कक्षा 3 से 5 तक 10 तो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और 5 आपके आत्मनिष्ठ प्रश्न होंगे। इसी तरह कक्षा 6 से 8 में 20 प्रश्न आपके वस्तुनिष्ठ होंगे और 5 प्रश्न आपके आत्मनिष्ठ होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका आकलन प्रपत्र में पूर्णांक कितने का होता है? तो आकलन प्रपत्र में कक्षा 3 से 5 तक कुल 15 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होता है, अर्थात कुल मिलाकर 45 अंक हो गए आपके। और कक्षा 6 से 8 में 25 प्रश्न होते हैं और एक प्रश्न 3 अंक का होगा, तो 25 × 3 = 75 आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आकलन प्रपत्र के लिए के बाद कॉपी कितने दिनों में जांचना होगा? तो आकलन जब आप कर लेंगे तो उसके बाद आपको 2 दिन के अंतर्गत कॉपी जांचनी होगी, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अंक के आधार पर बच्चों के कितने समूह बनेंगे? तो अंक के आधार पर 3 समूह में आपको बांटना है। हालांकि अब ये खत्म हो गया है। प्राथमिक स्तर पर कक्षा 3 से 5 अगर उनके 0 से 15 के बीच में अंक आते हैं तो समूह ए में, नहीं सी में, और 16 से 20 में आते हैं समूह बी में, और 21 से 45 के बीच में आते हैं तो समूह ए में आपके बच्चे आ जाएंगे। इसी तरह उच्च प्राथमिक स्तर में कक्षा 6 से 8 में अगर समूह ए में कौन से होंगे? जिनके 35 से 75 के बीच में नंबर आएंगे। समूह बी में 26 से 34 अंक वाले, और समूह सी में 0 से 25 के बीच में वाले अंक हमारे बच्चे आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है भाषा शिक्षण की शिक्षण योजना कितने मिनट की होगी? तो भाषा शिक्षण की शिक्षण योजना आपकी 40 मिनट की होगी। सुनने बोलने पर आपको 15 मिनट देने हैं, पढ़ना और लिखने पर आपको 20 मिनट देने हैं, और आकलन और सुधार में आपको 5 मिनट देने हैं। नेक्स्ट है गणित विषय की शिक्षण योजना कितने मिनट की होगी? ये आपकी 40 मिनट की होगी। इसमें ईएलपीएस के अनुसार ठोस वस्तु के साथ वार्ता आपको 10 मिनट करनी है, ठोस वस्तु के साथ अनुभव के बारे में बात 10 मिनट करनी है, चित्रों पे कार्य आपको 10 मिनट करना है, और प्रतीकों पर कार्य और समेटना भी आपको 10 मिनट करना है। तो साथियों ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे। हालांकि इससे ज़्यादा भी प्रश्न मैंने बताए हुए हैं, आप प्रश्नोत्तरी देख सकते हैं। मैंने कम से कम 40 वीडियो बनाई हुई हैं मॉड्यूल पर आधारित प्रश्नोत्तरी की, आप उनको भी एक बार देख लीजिए और इन प्रश्नों को देख लीजिए। इसी तरह के प्रश्न आपसे निरीक्षण के दौरान पूछे जाएंगे। और अगर आपके पास आपके विद्यालय में या आपके ब्लॉक में आकलन परीक्षा होती है तो उसमें भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उस लिहाज से भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साथियों आपको ये वीडियो कैसी लगी?
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।